हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपना जो आईपीसीसी का जो एक्सपीरियंस था सीए आईपीसीसी का वो शेयर करूंगा आप लोग के साथ में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी बार क्या होता है कि वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाती है या फिर क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ चेंज करनी होती है, तो वो अब मैं डायरेक्टली वीडियो में तो चेंज कर नहीं सकता, तो मैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन मैं उसमें मैं लिख दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में कुछ चेंजेस नेसेसरी थी जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे देना था पर मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ सकते हैं या कमेंट पढ़ के समझ सकते हैं, जो कि मैं पिन कर दूंगा अपने वीडियो में। एंड अब मैं अपना जो आईपीसीसी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। तो हुआ ये था कि मैं सीए का जो फर्स्ट स्टेज जो है सीपीटी, अभी फाउंडेशन हो रखा है, तो मैं सीपीटी क्लियर किया था। एंड उसके बाद में मुझे पता चला था कि सीए आईपीसीसी बोल के भी कुछ होता है। बेसिकली मेरा जो सीए जर्नी है वो काफ़ी फ़नी रहा है, क्योंकि जब भी मैं कुछ स्टेज में होता था मुझे नेक्स्ट स्टेज के बारे में पता ही नहीं होता था। तो अगर मैं शायद से मुझे पता होता कि सीए 4.5-5 साल का कोर्स है, शायद मैं करता ही नहीं। लेकिन ये एक चीज़ अच्छा हो गया कि मुझे पता नहीं था कि इतना लंबा कोर्स है, इतना ज़्यादा टफ कोर्स है, मैं बस करते जा रहा था। तो सीपीटी क्लियर हुआ, मुझे पता चला कि हाँ कि आईपीसीसी बोल के भी कुछ है, तो मैं आईपीसीसी में एंटर हुआ। तो मुझे पता चला था कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 9-10 महीने के बाद में होगा। तो फिर मुझे पता चला था कि हाँ कि मुझे ट्यूशन्स लेनी होगी इसके लिए। तो मैं काफ़ी सारे लोकल टीचर्स को मैं अप्रोच किया था फेस टू फेस क्लासेस के लिए, जिनमें से थे राजेश कल्याणी सर अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के लिए, फिर अजीत मुरारका सर थे मेरे टैक्सेशन टीचर। एंड कॉस्ट एफएम के लिए मैंने ये रितेश रामपुरिया सर से मैंने क्लासेस ली थी। एंड मेरा जो प्रिपरेशन हो रहा था, मैं बेसिकली मैं उस समय पेइंग गेस्ट में रह रहा था। तो मेरा होम टाउन उस समय धूपगुड़ी में था, तो मैं सिलीगुड़ी में पेइंग गेस्ट में रह रहा था फॉर द टाइमिंग, जब तक मैं कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हो जाता हूँ सिलीगुड़ी में। तो जब मैं पेइंग गेस्ट में आया था तो उस समय वहाँ पे कोई भी बेड अवेलेबल नहीं थी। तो जो पीजी ओनर जो थे तो उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया था। उन्होंने क्या किया कि हॉल रूम जो था जहाँ पे अलमीराज एंड ऑल रखा हुआ था, तो मुझे वहाँ पे बेड लगा के दे दिए। तो बेसिकली मुझे फिर जगह मिल गया। हालांकि बस ये एक इशू रहता था कि हॉल रूम कॉमन स्पेस एरिया था, तो हर समय वहाँ पे चिल्ला चिल्ली लगा रहता था। एंड मैं उसी जो इन्वायरमेंट है मैं उसी में मैं पढ़ते रहता था। एंड होता क्या था ना एक्चुअली कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी था, मैं शाय भी था, तो लोगों से बात करने में मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं क्या करता था कि मैं किताब के पीछे ही मैं मुंह छुपा के रखता था ताकि मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना पड़े। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैं वैसे ही फिर दिन रात अपने आप को वैसे ही बिज़ी रखना चालू कर दिया था, मैं किताब में ही रहता था। एंड ट्यूशन्स में भी मैं मतलब कि अपने अपने में ही रहता था। लेकिन बस ये है कि जब बात स्टडीज़ की आ जाती थी तो मैं फिर मुंह खोलना स्टार्ट करता था। तो जब भी कुछ टीचर पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं कॉपी के पीछे लिख लेता था डाउट बोल के कि हाँ कि ये मुझे पूछना है, ये मुझे पूछना है, ये मुझे पूछना है। तो मैं वैसे करके मैं लिख देता था। एंड होता ये था कि क्लास ख़त्म होता था, मैं क्वेश्चंस पूछना चालू कर देता था। एंड स्टूडेंट्स लोग मेरा नाम ही रख देते कि डाउट, मेरा नाम ही डाउट पड़ गया था। या तो मुझे क्वेश्चन बैंक बोलते थे कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था। एंड खास करके टैक्सेशन क्लास के बाद में कि 3 घंटा का क्लास होता था, उसके बाद में मैं 2 घंटा क्वेश्चंस पूछता था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और बाकी लोग कोई भी कुछ नहीं पूछते थे, बाकी लोग सब मेरे ऊपर हंसते ही रहते थे कि इतना कितना पूछता है ये, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। अब फिर मुझे भी पता नहीं कि बाकी लोग इतना इंटेलिजेंट कैसे कि सबको को समझ में आ जाता है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है और मैं ही पूछे जा रहा हूँ, मैं ही पूछे जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मुझे यही लगता था कि मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बाकी लोग के बराबरी पे आने के लिए। तो मैं उसी मेंटालिटी के साथ में मैं चले जा रहा था। एंड एज सच मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ये सब था नहीं, मेरा घूमना फिरना इतना होता नहीं था, तो मेरे पास में ले दे के और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, तो मैं बुक्स में ही रहता था सारा टाइम। अब इसके अलावा पेइंग गेस्ट में भी ऐसा होता था कि काफ़ी बार मुझे बुली किया जाता था अलग अलग नाम के साथ में, एंड मजाक बनाते रहते थे। तो ठीक है, कोई नहीं, अब वो भी एक स्ट्रगल का हिस्सा बन गया था मेरा। तो मेरे पास में एक तरीक़े से देखा जाए तो दे वर मोटिवेटिंग मी कि मैं सिर्फ पढ़ते रहूं, क्योंकि मैं जब इंटरेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे पता कि मेरा मजाक बनेगा। तो मैं बेसिकली सिर्फ पढ़ते रहता था। उस समय मैं दिन में करीब करीब 16 to 17 आवर्स में पढ़ता था, इंक्लूडिंग ट्यूशन। अब फिर जब ये सब चीज़ हो रही थी मेरे साथ में, तो जो अकाउंटिंग क्लास का जो पहला टेस्ट हुआ था वो 1.5 घंटा का टेस्ट था। एंड 1.5 घंटा का टेस्ट को मैं 40 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो जब मैं वहाँ से गया, मैं नेक्स्ट डे जब आया था
क्लास में, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि ना सर बोल रहे थे कि देखो कि तुम लोग सबको इसके ऊपर हंसते हो ना कि जब ये डाउट पूछता है, अब देखो कि वो तुम लोग के ऊपर हंस के चल गया कि पेपर को 40 मिनट्स में ख़त्म करके चल गया और तुम लोग अभी तक पेपर ख़त्म नहीं कर पाए 1.5 घंटा में। तब जाके फिर स्टूडेंट्स लोग से मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चालू हुआ। एंड विद इन 5 मंथ्स सबको को लगने लगा कि हाँ कि इसमें कुछ स्पेशल टैलेंट है, इसमें कुछ स्पेशल बात है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं सेकंड ग्रुप भी नहीं देना चाहता था उस समय। तो उस समय फिर मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल था कि मैं सेकंड ग्रुप दूँ या नहीं दूँ। तो मैं फिर टीचर्स लोग से डिस्कस किया कि मैं क्या करूँ। तो मैं बोल रहा था उनको कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो सेकंड ग्रुप देने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे दूँ। तो मुझे टीचर्स लोग ने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकंड ग्रुप देना है कि नहीं देना है, तो फिर तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सेकंड ग्रुप देने लायक हो। आप दीजिए सेकंड ग्रुप और आप श्योरली क्लियर कर देंगे। तो मैं टीचर्स लोग का बात मान के मैंने दोनों ग्रुप के लिए ही फॉर्म एनरोल कर दी। एंड फिर उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रुप के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एडवांस अकाउंटिंग का भी मैं ट्यूशन लिया था, ये राजेश कल्याणी भैया से। एंड उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन किए जा रहा था। जो भी मुझे क्लासेस में पढ़ाते थे मैं उस हिसाब से पढ़ता था। मैं कोई भी प्रैक्टिस मैनुअल या फिर जो इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स हैं मैं उससे कुछ नहीं पढ़ा था। जो टीचर्स पढ़ाते थे मैं उस हिसाब से मैं पढ़ते रहता था। और मैंने करीब जो लास्ट के 2 मंथ जो थे उस समय मेरे कोई ट्यूशन्स नहीं थे। एंड उससे पहले तक मैंने सारे जो सिलेबस है वो 4 से 5 बार ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी थी मैंने, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में मैं रिवाइज़ करते रहता था ताकि कुछ भी चीज़ लैग नहीं हो जाए। क्योंकि ट्यूशन के बाद मैं तुरंत रिवाइज़ कर लूँगा तो वो ब्रेन में ज़्यादा अच्छा से रहेगा। एंड बाद का जो क्लासेस है वो भी समझना मेरे लिए ईजी रहेगा। तो मैं कभी भी नेग्लिजेंट नहीं था अपने स्टडीज़ को लेके। अब जो लास्ट के 2 मंथ जो थे, मैं उस समय जो स्टडी आवर्स जो थी मैंने उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया। मतलब उस समय मैं करीब 10 to 12 आवर्स पढ़ा था डेली। हालांकि मैं चाहूँ तो 16 to 17 आवर्स पढ़ सकता था, लेकिन मैं फिर भी 10 to 12 रखा था। और मैं 3 से 4 घंटा मैं डेली क्रिकेट खेलता था। ये मैंने इसलिए की थी क्योंकि क्लास 12 के टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं कंटिन्यूसली मैं पढ़े जा रहा था। एंड इसके वजह से हुआ ये था कि मेरे अंडर में बहुत ज़्यादा बोर्डम आ गया था। तो जब रियल एग्ज़ाम मुझे देना था बोर्ड्स का, हालांकि मैंने स्कोर अच्छा किया था उसमें भी, लेकिन मुझे पेपर जब मैंने देखा तो मुझे वो पेपर लिखने का ही मन नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझे कि मैं इतने ज़्यादा पेपर्स में प्रैक्टिस करके बैठा हुआ था, तो मुझे रियल पेपर में वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ कि मैं लिखूँ नहीं लिखूँ। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था उस समय, मुझे मेंटली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रखा था, तो मुझे इच्छा नहीं कर रहा था। तो मुझे समझ में आया था कि अगर मैं खुद को इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज कर दूंगा तो एंड मोमेंट में जब रियल में मुझे एग्ज़ाम देना होगा तो मुझे मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने ये गलती आईपीसीसी में नहीं दोहराई। तो मैंने आईपीसीसी में लास्ट के जो 2 महीने थे मैं उसमें 10 to 12 आवर्स पढ़ता था एंड 3 से 4 घंटा मैं डेली क्रिकेट खेलता था। तो उससे मेरा मन भी बना रहता था, लाइफ मतलब कि थोड़ा एन्जॉयमेंट भी रहता था एंड पढ़ाई भी चलते रहता था। तो मुझे बोर्डम फील नहीं होती थी। एंड जब रियल एग्ज़ाम आया तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था अच्छा से। एंड टोटल मैंने करीब ये एग्ज़ाम एंड तक मैंने सारे के सारे सिलेबस 8 to 9 टाइम्स कंप्लीट कर ली थी। हाँ, ऑब्वियस बात है 8 to 9 टाइम्स कंप्लीट कर पाना इतना पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन स्टिल मैं तो दिन भर ऐसे ही पढ़ते रहता था, तो मेरा 8 to 9 टाइम्स कंप्लीट हो गया था सारा सिलेबस। एंड जब मेरा जो पहला एग्ज़ाम था अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम था उससे 2 दिन पहले मैं मूवी देखने के लिए गया था विकी डोनर। तो मैं उस समय बोर होने लग गया था, तो मैं वही चाहता था कि मैं अपने आप को इतना बोर भी नहीं कर दूं कि मुझे रियल पेपर देने में मज़ा ना आए। तो मैं मूवी देखने के लिए चल गया था। एंड अकाउंटिंग का जब पेपर मैंने कंप्लीट की थी तो मुझे लगा था कि ठीक है मैं शायद से पास हो जाऊंगा, 70-75 मुझे मेरा आ जाएगा। तो मैंने इतना कुछ हाई होप्स नहीं लगा रखा था कि मेरा इतना आ सकता है कि उतना आ सकता है। एंड फिर एसएफएम पेपर भी मेरी काफ़ी अच्छी गई थी एक्चुअली। मैंने अटेंड किया था कि 78-79 मार्क्स का मैंने अटेंड कर पाया था, बाकी तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। मेरा स्पीड बहुत स्लो था तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया। एंड जो फिर मेरा टैक्सेशन का जो पेपर था उस समय मैं बहुत गंदा बीमार हुआ। टीचर्स को मुझसे उम्मीद थी कि मैं इस बार कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दूंगा टैक्सेशन में, लेकिन मैं उसी एग्ज़ाम में मैं बीमार पड़ गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फ़ेल ना हो जाऊं, कि मेरा एग्ज़ाम इतना ज़्यादा गंदा गया था। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही अनकॉन्शियस होकर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मतलब बहुत डिज़ी फील हो रहा था मुझे, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रखा था। एंड फिर बाकी सारे जो पेपर्स थे वो अच्छे गए थे, मतलब कि उस समय फिर कोई दिक्कत नहीं आया था। हालांकि हाँ, एक और चीज़ था
कि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे आईपीसीसी के, वो बीकॉम ऑनर्स के 4 एग्ज़ाम्स के साथ में क्लैश हो रही थी। तो मेरे 4 एग्ज़ाम्स मतलब कि ऐसे थे कि पहले मेरा एग्ज़ाम है 10 to 2 PM, 10 AM to 2 PM कॉलेज की, एंड फिर 2 से 5 PM मेरे आईपीसीसी के एग्ज़ाम्स थे। तो मैं पेपर्स 10 to 1 में ही, मैं 3 घंटे में मैं कॉलेज के जो पेपर्स थे मैं कंप्लीट कर दे रहा था, एंड 1 घंटा मैं ट्रैवलिंग में यूज़ कर रहा था और मैं एग्ज़ाम हॉल डायरेक्टली पहुंच जा रहा था। और फ़नी बात ये है कि मैं कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए मेरी प्रिपरेशन बहुत ख़राब थी। मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ उस पेपर का नाम एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन पेपर में दिखता तो मुझे पता चलता कि हाँ कि इसका एग्ज़ाम है। मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉलेज मुझे जस्ट जैसे तैसे क्लियर कर देना है। हालांकि फिर भी जो एग्ज़ाम्स मेरे जो गए थे काफ़ी अच्छे गए थे, मुझे उम्मीद नहीं था। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है ना कि जो CA IPCC का जो सिलेबस है उसमें बीकॉम के फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है सब कवर हो ही जाती है अपने आप, तो मुझे अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा था। तो 4 जो एग्ज़ाम में मेरे इसी तरीक़े से क्लैशेस हो रही थी, तो उसी तरीक़े से मैनेज करते हुए मैंने एग्ज़ाम दी थी। एंड जब फाइनल रिज़ल्ट आया, एक्चुअली मुझे डर भी लग रहा था कि मैं शायद फेल ना हो जाऊं। तो फाइनल रिज़ल्ट जब आया तो मुझे पता चला कि मैं नॉर्थ बंगाल टॉप कर दिया हूँ। तो मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि रैंक्स बोल के भी कुछ होता है। तो मेरे टीचर ने बोला कि आप एक बार चेक करके देखो कि आपका कोई रैंक आया कि नहीं है। हालांकि रैंक नहीं आया था, तो लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि रैंक बोल के भी कुछ होता है। तो जब मुझे पता चला नॉर्थ बंगाल टॉपर, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स लोग थे जिनके साथ में मेरा कंपटीशन हुआ था उस समय। एंड मैं तो पास होने का सोच रहा था एंड मैं टॉप कर बैठा। एंड इसके अलावा मेरे अकाउंटिंग में 98 मार्क्स आई थी, 98 इन अकाउंटिंग। मेरा पेपर इनकम्प्लीट था, जबकि एक्चुअली हुआ यह था कि मैं लास्ट के 2 अमाउंट लिख के मैं बैलेंस शीट को टोटल करने वाला था, तो मेरे पेपर छीन लिए थे उस समय क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था। मे भी शायद अगर मैं वो लिख लिया होता, टैली कर दिया होता तो मेरा 100 भी आ सकता था, लेकिन स्टिल मेरा 98 आया, जो कि नॉर्थ बंगाल का अभी तक का रिकॉर्ड है। एंड मेरे SFM में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मेरे 73 मार्क्स आई थी SFM में। टैक्सेशन में मेरी 50 के लाइन में थी, एंड ओवरऑल 478 मेरी मार्क्स थी। एंड इसी तरीक़ा से मेरा IPCC का जो जर्नी था वो ओवर हुआ। हालांकि जब मैं टॉप किया तो मुझे पता चला था कि जो सेकंड हुई है प्रिया अग्रवाल, तो उसकी जो मार्क्स थी मेरे से 2 मार्क्स ही कम थे। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो पेपर को रीचेक के लिए ना भेज दे। तो मैं बार बार उसे पूछते रहता था कि क्या पेपर रीचेक के लिए भेज रही है क्या। मैं बहुत ज़्यादा डर रखा था कि मेरा पोजीशन नहीं छीन जाए कहीं। तो फिर हाँ, मैं कंफर्म हुआ कि नहीं, वो पेपर रीचेक के लिए नहीं भेज रही है, वो उतनी ज़्यादा ग्रीडी नहीं है कि हाँ कि उसे और मार्क्स चाहिए। तो वो फर्स्ट पोजीशन मेरा कंफर्म हो गया था। एंड जैसे ही ये ख़त्म हुआ उसके बाद में मुझे पता चला कि अब जाके मुझे आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में कभी पता ही नहीं करता था। तो फिर पता चला कि हाँ कि आर्टिकलशिप बोल के भी कुछ होता है। एंड साथ ही साथ में मुझे ये भी पता चला था कि जब कॉलेज का जब रिज़ल्ट आया तो मैं कॉलेज में भी 3rd रैंक था मेरा, तो कॉलेज में भी 3rd रैंक आ गया मेरा। एंड CA IPCC नॉर्थ बंगाल मैंने टॉप कर लिया था। तो दोनों की दोनों खुशी एक साथ मुझे मिली थी। एंड एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अभी मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरा क्लास 4 से ड्रीम था कि मैं कभी टॉप करूँ, क्लास टॉप करूँ। क्योंकि क्लास 4 में ये हुआ था कि मैंने एक बार अपना ही मजाक बनवा लिया था कि मैं सबको को बोल बैठा कि इस बार तो मेरा 95% आएगा, मेरा 95% आएगा। एंड हुआ ये था कि मैं 11 में से 7 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था। एंड उस समय से मेरा ड्रीम था कि हाँ कि मुझे एक दिन तो टॉप करना है। एंड वो जो मोमेंट था, मतलब कि इतना लंबा सफ़र मुझे तय करना पड़ा था ये टॉप करने के लिए। तो बस वही है, उस समय मैं नॉस्टैल्जिक हो गया था कि इतना सारा चीज़ मुझे याद है कि ये चीज़ हुआ था। मुझे यहाँ तक कि पेइंग गेस्ट में भी काफ़ी लोग बोलते थे कि तेरा CA ये IPCC क्लियर भी नहीं होगा, इस तरीक़ा से कोई पढ़ता है क्या, ऐसा कोई एटीट्यूड होता है क्या। तो बहुत चीज़, मतलब कि वो सब चीज़ से गुजरना पड़ा था। हाँ ये है एज़ यूजुअल, मैंने जैसे CA फाइनल का वीडियो बनाया था, मैं तब भी कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन बस वही बात है कि मैं प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था। तो बस यही है, अपना कर्म करो एंड फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तो बस आप अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि CA रिलेटेड मैं और भी ऐसी ही वीडियोस बनाते रहूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। किसी फ्रेंड को शेयर करके बताइएगा कि हाँ कि उससे उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्या पता कि उनको भी कुछ मदद हो जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।